अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। आप में से हर बंदा चाहता है कि बैटरी का इस्तेमाल ना करना पड़े, क्योंकि बैटरी का एक्सपेंस आपको हर 2 से 4 साल के बाद करना पड़ता है। आप में से हर बंदा ये चाहता है कि आपका बिजली का बिल ना आए, आपको बिजली का बिल ना देना पड़े। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। अगर आपको ये दोनों बातें चाहिए कि आपकी बैटरी का खर्चा भी ना हो और दूसरा आपका बिजली का बिल भी ना आए और तीसरा आपको 24 घंटे सप्लाई मिलती रहे, अगर आपको ये सॉल्यूशन चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐसा कौन सा सोलर सिस्टम है जो आपको अपने घर में इंस्टॉल करना चाहिए कि आपका बिजली का बिल भी ना आए, आपको बैटरी का एक्सपेंस भी ना करना पड़े, आपको 24 घंटे जो है ये सहूलत मौजूद हो कि आप जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल कर पाएँ। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दूसरों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि एक आम आदमी तक सोलर की सारी नॉलेज पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि सोलर सिस्टम जो है वो आम तौर पे इसको 3 हिस्सों में यानी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक होता है ऑफ ग्रिड सिस्टम, एक होता है ऑन ग्रिड सिस्टम और एक होता है हाइब्रिड सिस्टम। ठीक है, इन तीनों कैटेगरीज को थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। आमतौर पे जब मैं आपको सिस्टम समझाता हूँ, सोलर सिस्टम के बारे में जो बता रहा होता हूँ जिसमें बैटरी का इस्तेमाल होता है या ऐसा इन्वर्टर, सोलर इन्वर्टर अगर आप ऐसा इस्तेमाल करते हैं जो रियल टाइम शेयरिंग कर रहा हो, या बैटरी भी यूज़ कर रहा हो, बैटरी को चार्ज कर रहा हो, साथ लोड भी चला रहा हो, यानी कि लोड चलाने के लिए बैटरी की सपोर्ट भी मौजूद हो, सोलर की सपोर्ट भी मौजूद हो, तो ऐसा सिस्टम हाइब्रिड होता है। क्योंकि अगर उसमें वापडा ना भी हो तो कोई इशू नहीं है, यानी ग्रिड से सप्लाई ना भी आ रही हो तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि बैटरी और सोलर दोनों आपस में मिक्स करके लोड जो है वो चला सकते हैं। राइट, ऐसा सिस्टम जो है वो यानी कि हाइब्रिड है, यानी ऑफ ग्रिड भी काम कर सकता है, यानी कि अगर वापडा ना भी हो तब भी काम कर सकता है। लेकिन जब आप बात करते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम की, तो ऑन ग्रिड सिस्टम ये होता है कि ऑन ग्रिड सिस्टम के अंदर आपको वापडा की सप्लाई यानी ग्रिड की सप्लाई लाजमी चाहिए होती है। ऑन ग्रिड सिस्टम जिसमें नेट मीटरिंग का जो आपने नाम सुना होगा, नेट मीटरिंग का नाम, तो मैं आपको नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ कि अगर आप बैटरी का खर्चा नहीं करना चाहते, अगर आप जो है 24 घंटे आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहे और आप चाहते हैं कि आपका बिजली का बिल भी ज़ीरो हो जाए, अगर आप ये तीनों काम चाहते हैं तो सबसे अच्छी ऑप्शन आपके लिए नेट मीटरिंग है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा व्यूअर्स कि नेट मीटरिंग होती क्या है। नेट मीटरिंग का मतलब है कि आप अपनी बिजली सोलर से प्रोड्यूस कर रहे हैं, सोलर से आप अपनी एनर्जी बना रहे हैं, आपने सोलर पैनल अपने लेकर आए, उससे एनर्जी बनाई। अब वो जो आपने एनर्जी बनाई या जो आपने यूनिट्स बनाए उससे, वो आप सारे के सारे खुद इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसका कुछ हिस्सा आप अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हिस्सा बच जाता है वो आप वापडा को यानी कि सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी को दे देते हैं। यानी आपने सोलर से एनर्जी घर में बनाई, ठीक है, उसमें से फॉर एग्जाम्पल आपने 100 यूनिट्स बनाए, 100 यूनिट्स में से आपने 60 यूनिट्स यानी 60 यूनिट खुद इस्तेमाल कर लिए, 40 यूनिट्स यानी 40 यूनिट्स आपने दे दिए, जो बच गए वो आपने दे दिया किसको? सप्लाई कंपनी को। ग्रिड सप्लाई, ग्रिड को फीड कर दिया। ग्रिड को फीड करने का मतलब है जो बिजली सप्लाई कंपनी है जैसे आइस्को है या कोई भी है, उसको आपने दे दिया। ठीक है, अब वो आपने बेसिकली सेल कर दिए। अब सेल करने का ये मतलब नहीं है कि हर महीने जनाब आप सेल करेंगे और आपको पैसे मिलते रहेंगे अकाउंट में, ऐसा नहीं है। ये भी बाज़ लोग इस तरह की बातें समझते हैं, ऐसा नहीं है। नेट मीटरिंग का ये मतलब नहीं होता कि आप जो है वो एक फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स बना रहे हैं तो 100 यूनिट्स में से 60 आपने खुद इस्तेमाल कर लिए, 40 आपने अगर वापडा को सेल कर दिए तो वापडा आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करेगी, ऐसा नहीं होता। बल्कि होता ये है कि आपके वो पैसे आपको नहीं मिलते, आप कैश इन हैंड आपको नहीं मिलता, बल्कि आपको यूनिट्स जो है वो आपके क्रेडिट में आ जाते हैं। क्रेडिट में आने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपने 100 यूनिट्स बनाए, उसमें से 60 यूनिट खुद इस्तेमाल कर लिए, 60 खुद इस्तेमाल कर लिए, बाकी जो 40 यूनिट्स हैं, 40 यूनिट्स हैं, वो आपने दे दिए वापडा को। अब वो 40 यूनिट्स आपके हैं, आप जब चाहे इसको इस्तेमाल करें बाद में, यानी आपने आपके अकाउंट में वो यूनिट्स क्रेडिट के तौर पे आ गए हैं, मतलब आपके हैं वो, जब चाहे आप उसको इस्तेमाल कर लिए। पैसे नहीं मिलते, यूनिट्स मिलते हैं, यानी जो यूनिट्स आपने उधर दिए हैं वो आपके अकाउंट में रखें, जब मर्जी इसको इस्तेमाल कर लें। ठीक है, अब क्या होगा, नेक्स्ट मंथ में आपका, अभी आपके 40 यूनिट अकाउंट में रखे हुए हैं पहले महीने के, अगले महीने में आपके बिजली का एक्सपेंस जो है वो ज़्यादा हो जाता है। यानी कि आपने जो है वो 100 यूनिट जो है वो बनाए, लेकिन खर्चा आपने 120 का किया। यानी कि 100 यूनिट आपने अगले महीने बनाए लेकिन 120 खर्च किए,
तो आपके अकाउंट में 40 पड़े हुए थे, उसमें से 20 माइनस हो जाएंगे, यानी 20 अभी भी आपके पास मौजूद है। तो इस तरह चलता है ये, यानी कि यूनिट्स जो है, एक कुछ यूनिट्स होते हैं जो आप वापडा से ले रहे होते हैं, उसे कहते हैं इंपोर्ट कर रहे हैं। आप वापडा से क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट, यानी ले रहे हैं। और कुछ यूनिट्स जो आप बना के उनको दे रहे हैं, उसे कहते हैं एक्सपोर्ट यूनिट्स, यानी आप अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कुछ होते हैं इंपोर्ट यूनिट्स और कुछ होते हैं एक्सपोर्ट यूनिट्स। जब अपने घर में आप नेट मीटरिंग करवाते हैं तो एक तो ये कि आपके पास 3 फेज मीटर होना चाहिए, सिंगल फेज नहीं 3 फेज मीटर होना चाहिए, और घर में अर्थिंग भी होनी चाहिए। यानी अर्थिंग जब आप ये अप्लाई करते हैं, यानी कि जब आप ये इस प्रोसेस में जाते हैं तो आपके घर में अर्थिंग भी कराई जाती है, ठीक है। तो एक तो ये कि आपके घर में अर्थिंग कराई जाती है, दूसरा 3 फेज मीटर आपके पास होना चाहिए, और तीसरा जो सप्लाई कंपनी जो है आपकी, जिनी जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर हैं, जैसे आइस्को है, कोई भी है, वो जो है वहाँ से आपने प्रोसीजर जो है वो अपना एरिया बताना है कि मेरा ये एरिया है, क्या यहाँ पे फैसिलिटी मौजूद है या नहीं मौजूद, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है। अगर आपके एरिया में ये फैसिलिटी मौजूद है, ठीक है, तो आप उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट आमतौर पे 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी 7 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है उनके साथ। और हर 3 महीने के जो यूनिट्स होते हैं, कितने आपने इंपोर्ट किए, एक्सपोर्ट किए, वो आपके ग्रीन मीटर से जो है वो लेके जाते हैं, ठीक है। यानी ग्रीन मीटर आपको जब दिया जाता है, ग्रीन मीटर जो आपके घर के बाहर इंस्टॉल कर दिया जाता है, ठीक है, तो इसमें कितने यूनिट्स आपने इंपोर्ट किए, कितने एक्सपोर्ट किए, पीक आवर में कितने इंपोर्ट किए, पीक आवर में कितने एक्सपोर्ट किए, सारी रीडिंग्स जो हैं वो इसके डिस्प्ले के ऊपर चल रही होती हैं। अच्छा, अब ये अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? नंबर 1, आपके पास 3 फेज मीटर होना चाहिए, 3 फेज कनेक्शन होना चाहिए बिजली का, 3 फेज आपके घर में मीटर होना चाहिए। 3 फेज कनेक्शन अगर आपके घर में मौजूद है तो फिर आप ये ग्रीन मीटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। दूसरी चीज़ ये है कि ये अर्थिंग आपको करानी पड़ती है। खैर वो तो जब आप जिस कंपनी से आप ये लगवाएंगे पूरा सिस्टम, वो कंपनी आपको अर्थिंग करके दे देगी, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो नेट मीटरिंग जो है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया कि आप क्या करते हैं कि इसमें किसी बैटरी का इस्तेमाल नहीं है। इसके अंदर आप अपनी बिजली जो है इजाफी बना के, जो आपकी रिक्वायर्ड है, जो आपको ज़रूरत है, वो इस्तेमाल करने के बाद जो बच जाए वो आप अपनी बिजली जो है सप्लाई कंपनी है उसको, यानी वापडा को दे सकते हैं, और वो क्रेडिट में आपके अकाउंट में यूनिट्स आ जाते हैं। अगले महीने आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे अगले महीने इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर हर महीने आप इजाफी बनाते जाएंगे तो आपके क्रेडिट में यूनिट जमा होते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर विंटर्स में, मिसाल के तौर पर विंटर्स में आपने, यानी सर्दियों में आपने बहुत सारे यूनिट्स बना लिए, क्योंकि पंखे नहीं चल रहे, एसी नहीं चल रहे, तो आपने क्या किया, बहुत सारे यूनिट्स बना लिए, ठीक है, और उसमें से इस्तेमाल कम किए, और ज़्यादातर यूनिट्स आपके अकाउंट में आते गए आते गए आते गए, यानी कि आपका इस्तेमाल कम है, ठीक है, और आपका जो है वो आप इजाफी बनाते जा रहे हैं, वो आपके पास आते जा रहे हैं। तो आप जो है वो नेक्स्ट मंथ में जो आप, फॉर एग्जांपल, अब नेक्स्ट सीज़न में समर्स आ जाते हैं, यानी गर्मियाँ आ जाती हैं, और उन गर्मियों के अंदर आपने जनाब दिन में भी एसी चला रहे हैं, रात में भी एसी चला रहे हैं, अब आपका जो यूनिट्स कंज्यूम हो रहे हैं, तो ऑलरेडी आपके अकाउंट में सर्दियों में सारे यूनिट्स जो हैं वो जमा हुए हैं, क्रेडिट में आए हुए हैं, तो अगर वो उधर इस्तेमाल हो सकते हैं। यानी सर्दियों के मौसम में आप यूनिट्स को जमा कर सकते हैं, गर्मियों में उसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि कितने ग्रिड, यानी कि ज़ाहिर है कि गर्मियों में आप वापडा को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि आप जो है इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। तो इम्पोर्ट अगर ज़्यादा कर रहे हैं तो आम जिसने सोलर नहीं लगाया उसका तो बिल ज़्यादा आएगा, लेकिन जिसने नेट मीटरिंग कराई हुई होगी उसने सर्दियों में बहुत सारे यूनिट्स जो हैं उसने इतनी कंज्यूम नहीं किए होंगे, तो वो उसके क्रेडिट में रखे होंगे, तो वो गर्मियों में इस्तेमाल हो जाएंगे। अब देखें ना, इसमें बैटरी का खर्चा आया, यानी कि आपके हर 2-3 साल के बाद, 4 साल के बाद जो हाइब्रिड सिस्टम के अंदर बैटरी का खर्चा आता था वो भी नहीं आया। इसके अलावा आप ये देखें कि चाहे गर्मियाँ जब आई तो आप दिन में भी एसी चला सकते हैं, रात में भी एसी चला सकते हैं, यानी 24 घंटे की कोई मसला नहीं है, यदि आप बैटरी पर डिपेंडेंट नहीं है। ये बेनिफिट्स हो गए इसके। अगर आपने फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किए और 100 ही आपने कंज्यूम किए, यानी सोलर से आपने 100 यूनिट्स बनाए, कंज्यूम उसमें आपने 20 किए, बाकी 80 बच गए, तो वो 80 जो हैं उसमें से अगर आपने कुछ यूनिट्स वापडा से लिए होंगे उसमें से वो माइनस हो जाएंगे वापडा वाले, और उसके बाद जो बच जाएंगे वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। यानी कहने का ये मतलब है कि आप जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, खुद इस्तेमाल भी कर रहे हैं, ग्रिड फीडिंग भी करते जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ है इसमें आपको बैटरी का एक्सपेंस नहीं करना पड़ता। इसमें जो सोलर इन्वर्टर इस्तेमाल किया जाता है, इसमें जो सोलर इन्वर्टर इस्तेमाल किया जाता है वो ऑन ग्रिड किया जाता है, जिसको ऑन ग्रिड भी कहते हैं या ग्रिड टाइड भी कहते हैं। तो ग्रिड टाइड इन्वर्टर या ऑन ग्रिड इन्वर्टर इस्तेमाल किया जाता है जिसमें नेट मीटरिंग की जाती है, और ये कम से कम 5 किलोवाट का होता है, इससे ज़्यादा होना चाहिए, 5, 10 किलोवाट, 15 किलोवाट, 20 किलोवाट, 50 किलोवाट, 100 किलोवाट,
यानी कम से कम 5 किलोवाट, 5 किलोवाट से नीचे यानी 3 किलोवाट 1 किलोवाट पे नेट मीटरिंग नहीं होती। ठीक है जी, नेट मीटरिंग के लिए आपको कम से कम 5 किलोवाट का इन्वर्टर चाहिए होता है। अब वो इन्वर्टर कौन से हैं, उन कंपनियों के नाम भी थोड़े बता देता हूँ। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो ग्रोवाट, दूसरे नंबर पे है सोलेस, फिर है सोलेक्स। ठीक है, अब ये वो सोलेस है, सोलेक्स है और सोफार भी है, सोफार भी है, सोलिस भी है, सोलेक्स भी है और ग्रोवाट भी है। ये वो कंपनीज हैं जो कि आमतौर पे पाकिस्तान में आपको इनके ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स मार्केट में मिलेंगे। कम से कम 5 किलोवाट के हो सकते हैं इनमें से। ठीक है, 5, फिर 10, फिर उसके बाद 15 है, 20 है, 50 है, ठीक है, 100 है। तो कोशिश आप ये करें कि आप 10 किलोवाट का कम से कम इस्तेमाल करें इन्वर्टर। पैनल्स चाहे आप कम लगा लें, जो जो आपका बजट जो है बढ़ता जाए आप पैनल्स इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर आपका शुरू में ही बजट अच्छा है तो फिर आप 10 किलोवाट, 15 किलोवाट, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लगा सकते हैं लगाएं, क्योंकि जितने यूनिट्स आप बनाएंगे उतना आपका फ़ायदा होगा। इससे आपका बिजली का बिल ज़ीरो हो जाएगा, बिजली का बिल आएगा ही नहीं। क्यों? अगर आपने अब इस महीने में फॉर एग्जाम्पल आपने एक महीने में 300 यूनिट बनाए और आपका घर के अंदर इस्तेमाल भी 300 ही होते हैं, यानी आपके जो, अगर आप देखें बिजली का बिल तो 300 यूनिट का आपका खर्चा है और आप बना भी 300 रहे हैं, तो इसका मतलब है बिजली का बिल तो ज़ीरो हो जाएगा कि 300 ही आप बना रहे हैं और 300 ही आपका खर्च हो रहा है। ठीक है, क्रेडिट में नहीं है लेकिन बिल ज़ीरो हो गया। यानी आपको अगर 300 आपका एक्सपेंस है तो आपको 300 से ज़्यादा प्रोड्यूस करने चाहिए। अगर खर्चा आपका 300 यूनिट है तो आप 350 बनाएं, 400 बनाएं, थोड़े से ज़्यादा बनाएं। ठीक है, यानी अगर आपका घर में जो आमतौर पे आप लोड चलाते हैं वो तकरीबन, अगर वो फॉर एग्जांपल 5 किलोवाट का लोड चलाते हैं तो आपने सिस्टम 10 किलोवाट का लगाना है, 8 या 10 का लगाना है, थोड़ा सा स्टेप ऊपर रख के लगाना है ताकि वो कंज्यूम हो जाए और जो बाकी बच जाए वो क्रेडिट में आ जाए। ठीक है, और अगर आप जो बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल विंटर्स में, अगर आप विंटर्स के हिसाब से हमने कैलकुलेशन की है, विंटर के हिसाब से हमने लोड कैलकुलेट किया, तो वो तो लोड विंटर में कम चलता है, तो आपने कम का सिस्टम लगा लिया, खर्चा आपने विंटर में तो चलो कम हो गया, जब गर्मियों में आपका जाके वो लोड बढ़ेगा तो फिर आपके बिजली का बिल आने लग जाएगा। ठीक है, आप चाहते हैं बिजली का बिल ना आए, तो बिजली का बिल अगर आप कहते हैं ना आए तो कैलकुलेशन समर के हिसाब से करनी है कि समर में मैक्सिमम लोड आपके घर में कितना चलता है। अगर वो चलता है 500 यूनिट तो आपको कम से कम 600 यूनिट बनाने चाहिए, ज़्यादा यूनिट बनाने चाहिए, थोड़े से ज़्यादा बनाने चाहिए। ठीक है, तो ये आपने ज़हन में रखना है। कम से कम 5 किलोवाट, 3 फेज़ मीटर, ये कंपनीज भी बता दी हैं। अब थोड़ा सा एक्सपेंस की बात भी कर लेते हैं कि अगर आप 5 किलोवाट का जो है वो सिस्टम फॉर एग्जांपल लगाते हैं तो उसका आमतौर पे एक्सपेंस 9 से 10 लाख रुपए आता है। इसमें नेट मीटरिंग शामिल होती है, इसमें इंस्टॉलेशन भी शामिल होती है और इसमें सोलर पैनल्स भी शामिल होते हैं। अगर आप 6 किलोवाट का करते हैं, 6 किलोवाट के पैनल के साथ करते हैं तो तकरीबन 12 से 13 लाख एक्सपेंस आता है। अगर आप इसको 10 किलोवाट का सिस्टम अगर करते हैं नेट मीटरिंग के साथ तो एक्सपेंस तकरीबन जो है वो आपका 15 से 16 लाख के करीब आता है। तो ये जो जो आपकी कैपेसिटी बढ़ाते जाते हैं तो एक्सपेंस बढ़ता है। इसमें नेट मीटरिंग भी शामिल होती है और इसमें बाकी इंस्टॉलेशन और सोलर पैनल्स भी शामिल होते हैं। अच्छा देखें, इसमें बैटरीज नहीं है। अब मैं इसका अगर जनरल अगर बताऊं तो सिर्फ इसमें एक इन्वर्टर है, एक इसमें इन्वर्टर होगा, एक इसमें आपका ग्रीन मीटर इंस्टॉल होगा, ठीक है, और सोलर पैनल इंस्टॉल होंगे। यानी सोलर पैनल डायरेक्टली जो है वो इन्वर्टर में जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पैनल्स हैं तो ये पैनल्स की इनपुट इधर जाएगी और एक इसमें ग्रिड की इनपुट जाएगी, यानी 220 वोल्ट ग्रिड की इनपुट जाएगी। अच्छा, अब इसका एक नुकसान भी सुन लें। अगर ये ग्रिड की सप्लाई बंद हो जाती है तो ना आप घर का लोड चला सकेंगे और दूसरा ना ही आप इस मीटर के जरिए ग्रिड को फीड कर सकेंगे, यानी दोनों काम आप नहीं कर सकेंगे। अगर आपकी वापडा चली जाती है, यानी कि लोड शेडिंग है, वापडा चली जाती है, ग्रिड की सप्लाई दिन में 11-12, 1 बजे, 2 बजे जब पीक आवर्स उसमें चली जाती है तो उस वक्त आपका लोड भी बंद हो जाएगा, नंबर 1। और नंबर 2, आप ना अपने घर का लोड चला सकेंगे और ना ही आप ग्रिड को फीड कर सकेंगे, ये दोनों काम आप नहीं कर सकेंगे। इसलिए ये सिस्टम वहाँ पे कामयाब है जहाँ पर डे टाइम में आपकी एटलीस्ट वहाँ पर जो है यानी जो पीक आवर्स होते हैं, सोलर के जो पीक आवर्स होते हैं उसमें लोड शेडिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, या अगर हो तो 1 घंटा हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं। अगर 1 घंटे की लोड शेडिंग है या 1-2 घंटे की लोड शेडिंग है चलें, वो तो आप लोड को तो आप मैनेज कर लेंगे। इसका सोल्यूशन भी है, यानी आप एक MPPT वाला सिस्टम इंस्टॉल करें। 2 पैनल जो हैं, अगर आपके घर के 4 से 5 पंखे हैं तो 2 550 वाट के पैनल स्ट्रिंग से बाहर निकाल के, अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल 12 पैनल हैं, 14 पैनल हैं, तो उसमें से 2 पैनल स्ट्रिंग से बाहर निकाल लें, एक MPPT लगा लें और उस MPPT के थ्रू बैटरी को एक चार्ज कर लें। उस बैटरी को UPS के ज़रिए
यूपीएस से कनेक्ट कर दें और अपने घर का जो लोड है, ज़रूरी लोड जो पंखे और लाइट्स हैं, वो आप लोड शेडिंग के दौरान चला सकते हैं। यानी कि जो प्रॉब्लम होती है उसका कोई हल भी होता है। तो अगर ये प्रॉब्लम है कि ठीक है, जब ग्रिड यहाँ से चली गई, लोड शेडिंग अगर हो गई डे टाइम में, तो आपका घर का तो लोड सारा सोलर पे चल रहा था, बंद हो गया, तो वहाँ पे आप यूपीएस अपना ऑन कर सकते हैं उस वक्त। ठीक है, जब सप्लाई वापस आ जाए तो वो सिस्टम आपका बंद हो जाए और ये सिस्टम ऑन हो जाए। इसको आप ऑटोमेट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको ऑटोमेट भी कर सकते हैं। इसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे कि इसको ऑटोमेट कैसे करना है, राइट। लेकिन एक बात याद रखें कि ग्रिड अगर ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, यानी कि आप डे टाइम में 5-6 घंटे आपके पास सप्लाई नहीं है या ग्रिड है ही नहीं आपके पास, तो फिर ये सिस्टम आप डेफिनेटली आपके लिए नहीं है। फिर आपको हाइब्रिड सिस्टम पे जाना पड़ता है, यानी बैटरी वाले सिस्टम पे जाना पड़ता है। क्यों? हाइब्रिड सिस्टम ये होता है कि ग्रिड अगर हो या ना हो, हाइब्रिड सिस्टम चलता रहता है, क्योंकि उसके साथ बैटरी की सपोर्ट होती है। सोलर भी है और बैटरी भी है। तो सोलर और बैटरी जो है, उन दो एनर्जी सोर्सेज आपके पास होते हैं, यानी कि बैटरी भी ज़ाहिर है कुछ ना कुछ चार्ज होती है, वो भी लोड जो है वो चला रही होती है, और इसके अलावा यानी कि मिक्सिंग करके जो है वो लोड चल रही होती है। इसे कहते हैं हाइब्रिड सिस्टम, जो अगर ग्रिड ना भी हो तब भी चल जाता है। लेकिन हाइब्रिड सिस्टम जो है उसके अपने नुकसानात हैं और अपने फ़ायदे हैं। ठीक है कि 24 आवर्स हाइब्रिड सिस्टम आपको सपोर्ट कर रहा होता है, बैटरीज होती हैं, लेकिन वहाँ पे आपका बिजली का बिल ज़ीरो नहीं होता। वहाँ पे आपको एक नंबर 1 और नंबर 2 आपका जो बैटरी का एक्सपेंस है, वो भी हर 3 साल बाद 4 साल बाद बैटरी का एक्सपेंस भी आपको करना पड़ता है। यहाँ पे ये है कि इसकी ये लॉन्ग लाइफ है, सिस्टम लॉन्ग लास्टिंग है, यानी कि आपके पैनल जो हैं वो 25 साल के लिए जो है वो आपने लग जाते हैं। आपका सोलर इन्वर्टर में भी ज़्यादा ख़राबियाँ नहीं आती। ठीक है, इस सिस्टम में ज़्यादा फॉल्ट्स भी नहीं आते, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ही नहीं। इसमें सिर्फ पैनल्स हैं, ग्रिड की सप्लाई है, इन्वर्टर है और लोड है, दैट्स इट। और एक ग्रीमीटर बाहर लगा हुआ है, वो डेफिनेटली सिर्फ मेजरमेंट कर रहे हैं। हर सिस्टम के अपने फ़ायदे और अपने नुकसान होते हैं। हाइब्रिड सिस्टम एक्सपेंसिव होता है, ये सिस्टम इतना एक्सपेंसिव नहीं होता। हाइब्रिड सिस्टम में बैटरीज बार बार बदलनी पड़ती हैं, उसकी मेंटेनेंस होती है, इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं होती। लेकिन अगर आपके वहाँ लोड शेडिंग कम है या नहीं है, तो इससे बेहतरीन सिस्टम कोई भी नहीं है। हाइब्रिड सिस्टम और इसकी कॉस्ट में फ़र्क है, यानी अगर 5 किलोवाट का अगर हाइब्रिड सिस्टम लगाते हैं, उसमें बैटरीज का एक्सपेंस एडिशनल आता है। ठीक है, उसमें आपको नेट मीटरिंग नहीं करानी पड़ रही, उस ठीक है, उसमें आपको जो है वो घर में अर्थिंग कराने की ज़रूरत नहीं है, वो कॉस्ट आप बचा लेते हैं और बैटरीज पे लगा देते हैं। लेकिन बैटरीज फिर भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, बैटरीज के लिए आपको थोड़ा और एक्सपेंस करना पड़ता है। लेकिन फिर हर 3 साल बाद 4 साल बाद बैटरी दोबारा आपको जो है वो लगवानी पड़ती हैं। तो ये हाइब्रिड सिस्टम होता है, लेकिन उसके अंदर ये होता है कि आपको ये फ़ायदा मिल जाता है कि ग्रिड चाहे हो या ना हो, आपका सिस्टम चलता रहता है। कौन सा सिस्टम आपके लिए बेहतर है, कौन सा सिस्टम आपके लिए बेहतर नहीं है, ये आपको खुद डिसाइड करना है। हर प्रॉब्लम का जो है वो हल होता है, सोल्यूशन होता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि एक आम आदमी तक ये सारी सोलर की नॉलेज पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।